नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी कहानी के उद्भव और विकास का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि हिंदी कहानी का उद्भव कब और किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से वह विकसित होते हुए आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी केवल एक विधा नहीं, बल्कि भारतीय जनजीवन, उसकी मानसिकताओं, सामाजिक परिवर्तनों और सांस्कृतिक संघर्षों को अभिव्यक्त करने का सबसे लोकप्रिय माध्यम रही है। यानी कहानी के माध्यम से जो भारतीय हैं अपने जनजीवन को अभिव्यक्त करते रहे हैं और अपने सामाजिक समस्याओं को भी अभिव्यक्त करते रहे हैं। कहानी अत्यंत प्राचीन विधा है। इसे खीसा और गल्प के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इसको शार्ट स्टोरी कहा जाता है। आधुनिक अर्थों में कहानी का जो इतिहास है वो लगभग 125 वर्षों का इतिहास है। द्विवेदी युग से हिंदी कहानी का आरंभ माना जाता है और द्विवेदी युग की जो शुरुआत है वो 1900 ईस्वी से मानी जाती है। 19वीं शताब्दी के अंत में संस्कृत, अंग्रेजी व बंगला साहित्य के प्रभाव से जिस कहानी का बीजारोपण हुआ वह आज भूमंडलीकरण और डिजिटल युग के दौर में अत्यंत प्रौढ़ और बहुआयामी रूप ले चुकी है। यानी संस्कृत के प्रभाव से, अंग्रेजी के प्रभाव से और बंगला साहित्य के प्रभाव से हिंदी कहानी का उद्भव होता है, लेकिन आज हिंदी कहानी जो है बहुआयामी हो चुका है, बहुआयामी रूप ले चुका है। अब देख लेते हैं कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है और पहली कहानी मानने पर विवाद क्या है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाए, इस पर विद्वानों और आलोचकों में पर्याप्त मतभेद रहा है। एक एक करके इसका अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला नाम है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की जो कहानी है वो 1798 से लेकर के 1803 ईस्वी के बीच लिखा गया है। ईसा अल्लाह खां के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसे हिंदी गद्य की पहली मनोरंजक रचना माना जाता है, किंतु इसमें आधुनिक कहानी के शिल्प और संवेदना की कमी थी। इसी कारण इसको हिंदी की पहली कहानी नहीं मानी जाती है, यानी इसको हिंदी का पहला कहानी नहीं माना जाता है। अगला नाम है इंदुमती। इंदुमती जो कहानी है 1900 ईस्वी में लिखा गया था। किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा इस कहानी की रचना की गई है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना हुआ है। परंतु बाद में यह प्रमाणित हुआ कि यह कहानी शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद है। फिर भी इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, यानी इसी को हिंदी का पहली कहानी माना जाता है। अगला नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है 1901 ईस्वी में माधवराव सप्रे के द्वारा लिखा गया और छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया है। यह कहानी यथार्थवादी संवेदना, मानवीय मूल्यों और सामाजिक सरोकारों से युक्त है और देवी प्रसाद वर्मा के द्वारा इसको हिंदी की पहली कहानी माना गया है। अगला नाम है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय जो कहानी है ये 1903 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। इसमें व्यवस्थित कथानक और मनोवैज्ञानिकता का समावेश है। लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा इसको हिंदी की पहली कहानी माना गया है। अगला नाम है दुलाई वाली। दुलाई वाली जो कहानी है 1907 ईस्वी में लिखी गई है। बंग महिला के द्वारा इसकी रचना की गई है। बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है और इन्हीं के द्वारा दुलाई वाली नामक कहानी लिखी गई है। सरस्वती में इसका प्रकाशन हुआ था और इस कहानी में तत्कालीन देशी विदेशी के द्वंद्व और हास्य व्यंग का जीवंत पुट है। कुछ विद्वान इसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अगला नाम है उसने कहा था। उसने कहा था जो कहानी है 1915 ईस्वी में लिखा गया था और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा इसकी रचना की गई है। यह कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और राजेंद्र यादव ने इसको हिंदी की पहली कहानी माना हुआ है। अब देख लेते हैं कि हिंदी कहानी का जो इतिहास है उसका काल विभाजन किस प्रकार से किया जाता है और कितने कालों में इसको बांटा जाता है। हिंदी कहानी के विकास क्रम को उसकी प्रवृत्तियों, संवेदनाओं और शिल्प में आए परिवर्तनों के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रमुख युगों में विभाजित किया जाता है। एक एक करके इसका अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। जो पहला युग है उसको प्रेमचंद पूर्व युग के नाम से जाना जाता है। ये हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास का काल है और इसकी जो समय सीमा है ये 1900 ईस्वी से लेकर के 1915 ईस्वी तक है। दूसरा जो काल है इसको प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी कहानी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है और इसकी समय सीमा 1915 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक रही है। तीसरी जो काल है ये प्रेमचंदोत्तर युग के नाम से जानी जाती है। इसको विकास और विखंडन का युग भी कहा जाता है।
1936 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है और 1955 ईस्वी तक यह चलता है। चौथा जो काल है इसको स्वातंत्र्योत्तर एवं समकालीन युग के नाम से जाना जाता है। इसको कहानी के आंदोलनों का काल भी कहा जाता है। 1955 ईस्वी से लेकर के अब तक यह जो है विद्यमान है, यानी 4 कालखंडों में कहानी के इतिहास को बांटा जाता है। एक एक करके इसका अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। कहानी का जो प्रथम चरण है वो प्रेमचंद पूर्व युग के नाम से जाना जाता है। 1900 से लेकर के 1915 तक जो है इसकी समय सीमा है। यह हिंदी कहानी का शैशव काल या प्रयोगात्मक काल था, यानी यहीं से हिंदी कहानी की शुरुआत जो है मानी जाती है। इस युग की सबसे बड़ी देन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन और 1909 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन था। आचार्य महाबली प्रसाद द्विवेदी के संपादन में सरस्वती ने कहानीकारों को भाषा परिष्कार, व्याकरणिक शुद्धता और विषय वैविध्य की प्रेरणा दी, जिससे हिंदी कहानी जो है तेजी से आगे बढ़ी। इस युग के प्रमुख कहानीकार कौन है, कौन कौन सी प्रमुख कहानियां हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला नाम है किशोरीलाल गोस्वामी का, और किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा इंदुमती कहानी लिखा गया, गुलाबबाई नामक कहानी लिखा गया। माधवराव सप्रे हैं, इनके द्वारा एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी लिखा गया। बंग महिला हैं जिनको राजेंद्र बाला घोष के नाम से जाना जाता है, दुलाई वाली नामक कहानी इनके द्वारा लिखा गया। और चंद्रदेव से मेरी बातें, यहाँ मेरी जोड़ लीजिएगा, चंद्रदेव से मेरी बातें नामक कहानी भी इनके द्वारा लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल हैं, इनके द्वारा 11 वर्ष का समय नामक कहानी जो है 1903 ईस्वी में लिखा गया। वृंदावन लाल वर्मा हैं, इनके द्वारा राखी बंद भाई, तातर और एक राजपूत नामक कहानी जो है इनके द्वारा लिखा गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, और गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये 3 कहानियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई हैं। इसमें उसने कहा था कहानी शिल्प, वातावरण निर्माण, फ्लैशबैक जिसको पूर्व दीप्ति कहा जाता है, शैली और निश्चल प्रेम की उदात्त भावना के कारण विश्व स्तरीय कहानियों की श्रेणी में रखी जाती है। यानी इस काल की जो सबसे विकसित कहानी है वो उसने कहा था कहानी जो है माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली विशेषता है इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता। कहानियों का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य विषय है, वो नीति शिक्षा है, सुधारवाद है और मनोरंजन है। यानी कहानी के माध्यम से जो लेखक है वो नीतियों का उपदेश देता है, शिक्षा का उपदेश देता है, समाज को सुधारने का उपदेश देता है और लोगों का मनोरंजन करता है। घटनाओं का वर्णन अत्यधिक विस्तृत होता था, यानी इस काल की कहानियों में जो घटनाएं होती थी वो बहुत विस्तृत होती थी। दूसरी जो विशेषता है वो है संस्कृत और बांग्ला का प्रभाव। इस दौर की कहानियों पर बांग्ला का प्रभाव है, अंग्रेजी का प्रभाव है और संस्कृत कथा साहित्य की शैली का गहरा असर जो है दिखाई पड़ता है। तीसरी जो विशेषता है प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियों की वो है इतिहास और राष्ट्रीयता। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का दौर होने के कारण कहानियों में देश प्रेम, त्याग और इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों को उजागर करने का प्रयास जो है किया गया है। चौथी जो विशेषता है वो है शिल्पगत शिथिलता, यानी इस काल की कहानी की जो शिल्प है वो बहुत अच्छी नहीं है। यद्यपि उसने कहा था जैसी रचना अपवाद थी, परंतु सामान्यतः इस युग की कहानियों में चरित्र चित्रण और कथोपकथन की दृष्टि से परिपक्वता का अभाव था, यानी शिल्प उतना अच्छा इस युग की कहानियों का नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी कहानी के द्वितीय चरण को जान लेते हैं। जो हिंदी कहानी का द्वितीय चरण है इसको प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है, और जो प्रेमचंद युग है ये 1915 से लेकर के 1936 ईस्वी तक रहा है। मुंशी प्रेमचंद के आगमन के साथ हिंदी कहानी अपने विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई, इसलिए इस युग को हिंदी कहानी का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी प्रेमचंद युग को हिंदी कहानी का स्वर्ण काल जो है कहा जाता है। प्रेमचंद ने कहानी को तिलस्मी, जासूसी और कोरी भावुकता से निकालकर भारत के कड़वे सामाजिक यथार्थ के धरातल पर ला करके खड़ा कर दिया। अब जो प्रेमचंद युग है, प्रेमचंद युग में आकर के कहानी जो है 2 धारा में विभाजित हो जाती है। एक प्रेमचंद के नेतृत्व में विकसित होती है, दूसरा जयशंकर प्रसाद के नेतृत्व में विकसित होती है। पहले प्रेमचंद की जो धारा है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रेमचंद की जो धारा है उसको यथार्थवादी एवं सामाजिक धारा के नाम से जाना जाता है। इस धारा के कहानीकारों ने समाज की विषमताओं, शोषण
किसानों, मजदूरों की समस्याओं और स्त्रियों की स्थिति को केंद्र में रखा हुआ है। यानी समाज के समस्याओं को केंद्र में रख करके इनके द्वारा कहानी की रचना की गई है। इसमें सबसे प्रमुख नाम मुंशी प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियां लिखी हुई हैं, जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित किया गया है। इनकी जो प्रमुख कहानी है, कफन है, पूस की रात है, ईदगाह है, पंच परमेश्वर है, ठाकुर का कुआं है, बड़े घर की बेटी है, ये सभी मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां मानी जाती हैं। अगला नाम विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक है। ये भी जो है प्रेमचंद धारा के ही कहानीकार हैं। इनकी कहानियां घरेलू जीवन और मानवीय संवेदनाओं से भरपूर हैं। इनकी कहानियों में ताई है, रक्षाबंधन है। सुदर्शन भी प्रेमचंद के धारा के ही कहानीकार हैं। ये भी प्रेमचंद की भांति सुधारवादी और आदर्शवादी परंपरा के थे। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वो हार की जीत है, कवि की स्त्री है, सच्चा मित्र है, ये सभी सुदर्शन के द्वारा लिखे गए हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी भी इसी धारा के कहानीकार हैं। मिठाई वाला, खाली बोतल जैसी कहानियां इनके द्वारा लिखी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद युग की जो दूसरी धारा है, जयशंकर प्रसाद की धारा, इसके बारे में जान लेते हैं। इस धारा को स्वच्छंदतावादी एवं भावुकतावादी धारा के नाम से जाना जाता है। प्रसाद जी ने प्रेमचंद से अलग एक अंतरंग, काव्यात्मक, ऐतिहासिक और दार्शनिक मार्ग चुना और इसी आधार पर उनके द्वारा कहानियां जो है लिखी गई। इसमें पहला नाम जयशंकर प्रसाद का ही है। इनकी कहानियों में भारतीय संस्कृति का गौरव, राष्ट्र प्रेम, अंतर्द्वंद और उदात्त प्रेम का चित्रण जो है दिखाई पड़ता है। यानी भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा है इन्होंने, राष्ट्र प्रेम के बारे में लिखा है और इनकी कहानियों में अंतर्द्वंद और उदात्त प्रेम जो है दिखाई पड़ता है। आकाशदीप इनकी कहानी है, पुरस्कार है, गुंडा है, ममता है, प्रतिध्वनि है, आंधी है, इंद्रजाल है, ये सभी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां हैं। अगला नाम चतुरसेन शास्त्री का है। ये भी जयशंकर प्रसाद के ही धारा में आते हैं। इनकी कहानी का नाम है दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी और अम्बपाली नामक कहानी भी इनके द्वारा लिखा गया है। राय कृष्ण दास भी इसी धारा के कहानीकार हैं। यहाँ अंतः कर लीजिएगा, अंतःपुर का छिद्र, महर्षि का समर्पण, ये कहानियां राय कृष्ण दास के द्वारा लिखी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद युग की कहानियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली विशेषता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। प्रेमचंद के कहानियों की जो पहली विशेषता है वो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। प्रेमचंद ने यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समाज को एक नैतिक दिशा देने के लिए अंत में आदर्श की स्थापना की। कहने का आशय है कि प्रेमचंद ने अपने कहानियों में यथार्थ का चित्रण किया हुआ है, लेकिन उसका जो अंत करते हैं वो आदर्श के साथ करते हैं। दूसरी विशेषता है आम जनजीवन की अभिव्यक्ति। यानी इस युग के कहानियों में आम जनजीवन के समस्याओं का चित्रण किया गया है। किसान, मजदूर, दलित, अछूत, विधवा, शोषित और पीड़ित वर्ग पहली बार कहानी के केंद्रीय नायक बने। इनको नायक बना करके कहानियां जो हैं लिखी गई। तीसरी जो विशेषता है वो है सजीव एवं स्वाभाविक भाषा। प्रेमचंद ने बोलचाल की हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू का मिला रूप और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर कहानी को आम पाठक से जोड़ दिया। यानी इस युग की कहानियों की जो भाषा है वो सजीव और स्वाभाविक है। चौथी जो विशेषता है इस युग की कहानी की वो है मनोवैज्ञानिक गहराई। चरित्रों के केवल बाह्य आचरण का नहीं बल्कि उनके आंतरिक मानसिक द्वंद्वों का सूक्ष्म विश्लेषण जो है इस काल में जाकर के प्रारंभ हुआ। यानी जो चरित्र हैं उनके मानसिक द्वंद्वों का भी चित्रण कहानियों में किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानी का जो तीसरा चरण है जिसको प्रेमचंदोत्तर युग के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी जो समय सीमा है वो 1936 ईस्वी से लेकर के 1955 ईस्वी तक रही है। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की मृत्यु और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद हिंदी कहानी में विचार, संवेदना और शिल्प के स्तर पर बड़े बदलाव आए। यानी बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो है हिंदी कहानी में हो जाता है। यह काल किसी एक केंद्र पर चलने के बजाय कई धाराओं में विभाजित हो गया। मुख्य रूप से दो वैचारिक धाराएं प्रमुख हुई। पहला है मनोवैज्ञानिक धारा, दूसरा है प्रगतिवादी धारा जिसको मार्क्सवादी धारा के नाम से भी जाना जाता है। एक एक करके इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस युग की कहानी की जो पहली धारा है वो है मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिवादी धारा। इस धारा के कहानीकारों पर सिंगम फ्रायड, एडलर और युंग के मनोविश्लेषण शास्त्र का गहरा प्रभाव था। यानी इस युग के कहानीकारों पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने सामाजिक समस्याओं के स्थान पर व्यक्ति के मन की गुत्थियों, कुंठाओं
यौन चेतना और अंतर्द्वंदों को कहानी का विषय जो है बनाया हुआ है। इस धारा के कहानीकारों में पहला नाम जैनेन्द्र कुमार का है। इन्हें हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक कहानी का जनक माना जाता है और इनकी कहानियां व्यक्ति मन के सत्य को खोजती हैं। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वो पाजेब है, खेल है, अपना अपना भाग्य है, हत्या है, फोटोग्राफी है, एक रात है, ये सभी जो है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियां हैं। अगला नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का है। ये भी जो है मनोविश्लेषण वाली धारा के ही कहानीकार हैं। अज्ञे की कहानियां बौद्धिकता, अकेलेपन और अस्तित्ववादी चेतना से युक्त हैं। और इनके द्वारा कौन कौन सी प्रमुख कहानियां लिखी गई हैं इसके बारे में जान लेते हैं। पहला नाम रोज का है, जिसको गैंग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। विपथका है, शरणार्थी है, कोठरी की बात है, जयदोल है, ये सभी अज्ञे के द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियां हैं। इलाचंद्र जोशी भी इसी धारा के कहानीकार हैं। इन्होंने मानसिक विकृतियों, हीन ग्रंथियों और दमित इच्छाओं से ग्रस्त पात्रों को अपने कहानियों में उभारा है। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वो रोमांस और रोमांच है, आहुति है, दिवाली और होली है, ये सभी इलाचंद्र जोशी की प्रमुख कहानियां हैं। अब इस काल की जो दूसरी धारा है, जिसको प्रगतिवादी या समाजवादी धारा कहा जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस धारा पर कार्ल मार्क्स के द्वंदात्मक भौतिकवाद का प्रभाव था। इन कहानीकारों ने पूंजीवाद के विरोध में वर्ग संघर्ष, शोषक शोषित संबंधों और सामाजिक क्रांति को अपनी कहानियों का मुख्य आधार बनाया हुआ है। प्रगतिवादी धारा के जो प्रमुख कहानीकार हैं उसमें पहला नाम यशपाल का है। यह धारा यशपाल के हाथों सबसे अधिक समृद्ध हुई, यानी ये सबसे प्रमुख कहानीकार हैं इस धारा के। वे सामाजिक रूढ़ियों और आर्थिक शोषण पर तीखा प्रहार करते हैं। यशपाल की जो प्रमुख कहानियां हैं उसमें पर्दा है, ज्ञानदान है, फूलों का कुर्ता, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, धर्मयुद्ध, ये सभी कहानियां यशपाल के द्वारा ही लिखी गई हैं। अगला नाम रागे राघव का है। इन्होंने अंगारे न बूझे और गदल जैसी सशक्त कहानियां लिखी। गदल जो है राजस्थान के परिवेश पर लिखी एक कालजयी कहानी मानी जाती है। अमृतलाल नागर भी इसी धारा के कहानीकार हैं और इनके द्वारा एटम बम, एक दिल हजार अफसाने जैसी कहानियां लिखी गई हैं। राहुल सांकृत्यायन भी इसी धारा के कहानीकार हैं और बुल्गा से गंगा नामक कहानी संग्रह इनके द्वारा लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों धाराओं के अलावा एक तीसरी धारा भी इस समय पाई जाती है, जो आंचलिक धारा का सूत्रपात यहाँ पर होता है, यानी आंचलिक कहानियों का सूत्रपात भी इसी समय होता है। इस दौर में किसी विशेष अंचल यानी कि क्षेत्र की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और समस्याओं को केंद्र में रख करके कहानियां लिखने की प्रवृत्ति जो है उभरी। इसमें शिवपूजन सहाय का नाम आता है, जिनके द्वारा माता का आंचल लिखा गया है। उपेंद्र नाथ अस्क का नाम आता है, जिसके द्वारा डाची लिखा गया है, टेबल लैंड लिखा गया है। और आगे चल करके इसी धारा में जो है हरीश्वरनाथ रेणु जी आते हैं और रेणु के द्वारा जो है आंचलिक कहानियां लिखी जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इस युग की कहानियों की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली जो विशेषता है वो है व्यक्ति का महत्व। समाज के स्थान पर व्यक्ति मन की स्वतंत्रता और उसके अस्तित्व की समस्याओं को प्रमुखता मिली, यानी व्यक्ति को महत्व जो है प्रेमचंदोत्तर युग में आकर के दिया गया। कथानक का ह्रास हो जाता है इस काल में आकर के। कहानियों में पारंपरिक घटना या कथानक का महत्व कम हुआ, उसके स्थान पर मन स्थिति और विचारों का महत्व जो है बढ़ गया। यथार्थ के विविध आयामों का चित्रण जो है इस काल की कहानियों में दिखाई पड़ता है। यथार्थ अब केवल सामाजिक नहीं रहा, वो मनोवैज्ञानिक हो गया और आर्थिक धरातल पर विश्लेषित होने लगा, यानी यथार्थ का केवल एक रूप नहीं रह गया, यथार्थ के कई रूप होने लगे और सभी का कहानियों में चित्रण किया जाने लगा। अब हिंदी कहानी का जो चतुर्थ चरण है इसके बारे में जान लेते हैं। स्वातंत्र्योत्तर एवं समकालीन युग की कहानी, जो 1955 ईस्वी से लेकर के अब तक जो है विद्यमान है। 1947 में देश की स्वतंत्रता और विभाजन के बाद देश में जहां एक ओर उत्साह था, वहीं दूसरी ओर देश विभाजन की विभीषिका, सांप्रदायिकता, शरणार्थियों की समस्या और स्वतंत्रता के बाद उपजे मोह भंग ने हिंदी कहानी को नई दिशाएं दी और 1955 के बाद हिंदी कहानी में कई संगठित आंदोलन जो है चलते हैं। इसमें पहला नाम है नई कहानी आंदोलन। जो नई कहानी आंदोलन है वो 1955 से लेकर के 1960 ईस्वी तक चलता है। नई कहानी नाम सबसे पहला प्रयोग जो है दुष्यंत कुमार के द्वारा किया गया था, यानी दुष्यंत कुमार के द्वारा ही नई कहानी नाम जो है दिया गया है। 1956 ईस्वी में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में निकले
कहानी पत्रिका के विशेषांक नई कहानी विशेषांक से यह आंदोलन औपचारिक रूप से जो है स्थापित हुआ। यानी जो कहानी पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त के द्वारा निकाला जाता था, नई कहानी विशेषांक छपता है और यहीं से नई कहानी का आरंभ जो है माना जाता है। नई कहानी के प्रमुख कहानीकार कौन है और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। नई कहानी के जो प्रमुख कहानीकार हैं उनका नाम है मोहन राकेश। इनके द्वारा मलबे का मालिक लिखा गया है। आषाढ़ का एक दिन यहाँ से हटा दीजिएगा क्योंकि ये कहानी नहीं बल्कि नाटक है। ग्लास डांसर लिखा गया है और आद्रा नामक कहानी जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। कमलेश्वर भी नई कहानी के ही कहानीकार हैं। इनके द्वारा राजा निर्वंशिया लिखा गया है, तलाश लिखा गया है, कस्बे का आदमी लिखा गया है। राजेंद्र यादव भी नई कहानी के ही कहानीकार हैं। जहां लक्ष्मी कैद हैं, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, ये सभी कहानियां जो है राजेंद्र यादव के द्वारा ही लिखे गए हैं। मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव को नई कहानी का प्रवर्तक भी कहा जाता है, इन्हीं तीन लोगों को। निर्मल वर्मा भी नई कहानी के कहानीकार हैं और परिंदे नामक कहानी इनके द्वारा लिखा गया है। लंदन की एक रात नामक कहानी लिखा गया है। 1.5 इंच ऊपर नामक कहानी इनके द्वारा लिखा गया है। मन्नू भंडारी भी नई कहानी की कहानीकार हैं। मैं हार गई, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये सभी कहानियां मन्नू भंडारी के द्वारा जो है लिखी गई हैं। उषा प्रियंवदा भी नई कहानी की ही कहानीकार हैं और वापसी नामक कहानी इनके द्वारा लिखा गया है। अकेलेपन और सेवानिवृत्ति का दर्द जो है इस कहानी में बयां किया गया है। अब देख लेते हैं कि नई कहानी की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नई कहानी की जो पहली विशेषता है वो है अनुभूति की प्रामाणिकता। भोगे हुए यथार्थ और व्यक्तिगत अनुभवों को बिना किसी बनावट के जो है नई कहानी में प्रस्तुत किया गया है। अनुभूति की प्रामाणिकता इस कहानी में पाई जाती है। दूसरी जो विशेषता है वो है नगर बोध और अकेलापन। शहरी जीवन की जटिलता, टूटन, अजनबीपन और अकेलेपन की भावना से भरी हुई इस युग की कहानियां हैं। यानी इस युग की कहानियों में सभी विशेषताएं जो है पाई जाती हैं। तीसरी विशेषता है पारिवारिक और यौन संबंधों में बदलाव। पति पत्नी के बदलते रिश्ते, प्रेम के नए अर्थ और मध्यवर्गीय कुंठाओं का यथार्थ चित्रण इस काल की कहानियों में पाए जाते हैं। चौथी जो विशेषता है वह है सांस्कृतिक एवं आंचलिक सुगंध। रेणु और शिव प्रसाद सिंह के माध्यम से ग्रामीण और आंचलिक जीवन की अपनी संपूर्ण जीवंतता के साथ जो है प्रकट हुआ है। यानी आंचलिक कहानियों का लिखा जाना भी इस काल में तेजी से आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं, साठोत्तरी कहानी एवं विभिन्न आंदोलनों के बारे में जान लेते हैं कि 1960 ईस्वी से लेकर के 1980 ईस्वी के बीच कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ती है और किस प्रकार से अनेक आंदोलन जो है चलाए जाते हैं। 1960 के बाद भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता बढ़ने से युवाओं में गहरा मोहभंग हुआ और इस आक्रोश ने कहानी के क्षेत्र में कई छोटे बड़े आंदोलनों को जन्म दिया। इसमें पहला आंदोलन है अकहानी। जो अकहानी आंदोलन है वो गंगा प्रसाद बिमल के द्वारा 1960 ईस्वी में चलाया गया था। जीवन मूल्यों का पूर्ण अस्वीकार, यौन उच्छृंखलता, अजनबीपन, निराशा और कथाहीनता जो है अकहानी में पाई जाती है। दूसरी आंदोलन है सचेतन कहानी और सचेतन कहानी जो है महीप सिंह के द्वारा चलाया जाता है। सचेतन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है और 1964 से यह आंदोलन जो है चलता है। अकहानी की अकर्मण्यता और निराशा के विरोध में इसको चलाया जाता है और इसमें जीवन के प्रति सजगता पाई जाती है और सक्रियता पर बल जो है इसमें दिया गया है। तीसरी जो कहानी आंदोलन है वो है सहज कहानी। सहज कहानी जो है अमृत राय के द्वारा 1968 में चलाया गया है और कृत्रिमता और शिल्प के आडंबर से दूर रहने की बात इसमें की गई है। जीवन की सहज अभिव्यक्ति और स्वाभाविकता पर इस कहानियों में बल दिया गया है। चौथी जो कहानी आंदोलन है वो है समानांतर कहानी। समांतर कहानी जो है कमलेश्वर के द्वारा सारिका पत्रिका के माध्यम से 1972 ईस्वी से चलाया गया है। इसमें आम आदमी, मजदूर, क्लर्क के जीवन संघर्षों और सामाजिक चेतना से जुड़ाव जो है दिखाई पड़ता है। पांचवी जो कहानी आंदोलन चलती है वो है सक्रिय कहानी। सक्रिय कहानी जो है राकेश वत्स के द्वारा चलाई जाती है। मंच नामक पत्रिका से 1979 ईस्वी में इसकी शुरुआत की जाती है। आम आदमी की संघर्षात्मक चेतना और उसके बदलाव की सक्रिय भूमिका पर इन कहानियों में जो बल जो है दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, समकालीन कहानी यानी 1980 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय तक की कहानियों के बारे में जान लेते हैं। 1980 ईस्वी के बाद का समय विश्व इतिहास और भारत के लिए बड़े परिवर्तनों का दौर रहा है। 1990 के दशक में आई उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की लहर
सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति और मीडिया के प्रसार ने मानव जीवन के ढांचे को बदल दिया। समकालीन हिंदी कहानी किसी एक आंदोलन के झंडे तले न चलकर विविध विमर्शों और व्यापक सरोकारों के साथ आगे बढ़ रही है। अब देख लेते हैं कि समकालीन कहानी के प्रमुख विमर्श कौन कौन से हैं और इस प्रमुख विमर्शों के प्रमुख कहानीकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला है भूमंडलीकरण और बाजारवाद का प्रभाव। बाजारवाद के कारण मानवीय संवेदनाओं का क्षरण हुआ है, उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ है, कारपोरेट जगत के शोषण को कहानियों का विषय जो है इसमें बनाया गया है। यानी कहानियों के जो विषय हैं वो संवेदनाओं के क्षरण हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति है और कारपोरेट जगत का शोषण जो है इसमें कहानियों का विषय बना हुआ है। उदय प्रकाश इस धारा के कहानीकार हैं, समकालीन कहानी के सबसे सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनकी कहानियां जादुई यथार्थवाद और तीखे सामाजिक व्यंग से लैस हैं। इनके द्वारा तीरछ लिखा गया है, पाल गुमरा का स्कूटर लिखा गया है, वारेन हेस्टिंग्स का सांड लिखा गया है, पीली छतरी वाली लड़की जैसी कहानियां लिखा गया है। अखिलेश इसी धारा के कहानीकार हैं, ग्रहण लिखा गया है, चिट्ठी लिखा गया है और शापग्रस्त नामक कहानी इनके द्वारा लिखा गया है। ज्ञान रंजन भी इसी धारा के कहानीकार हैं और पिता और बहिष्कार जैसी कहानियां इनके द्वारा लिखी गई हैं। समकालीन कहानी आंदोलनों में जो अगला विमर्श है वो स्त्री विमर्श है। ये महिला कहानीकार हैं, यानी महिला कहानीकार अधिकतर इसमें पाई जाती हैं और महिलाओं की ही समस्या को लेकर के इसमें कहानियां लिखी गई हैं। समकालीन कहानी की सबसे बड़ी उपलब्धि स्त्री चेतना का प्रसार है। महिला कहानीकारों ने पितृसत्तात्मक समाज के ढर्रे को चुनौती दी और स्त्री के मन, देह, स्वतंत्रता और अस्तित्व को अपनी कहानियों का केंद्र बनाया। इसमें जो पहला नाम है वो मन्नू भंडारी का है। इनके द्वारा त्रिशंकु नामक कहानी लिखा गया, स्त्री सुबोधनी लिखा गया। कृष्णा सुप्ती के द्वारा मित्रों मरजानी, जानिसार, बादलों के घेरे लिखे गए। चित्रा मुदगल के द्वारा अपनी वापसी लिखा गया, लाक्षागृह लिखा गया। मृदुला गर्ग के द्वारा उर्फ सैम ग्लेशियर से लिखा गया। मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा ललमनिया और सिस्टर नामक कहानी जो है लिखा गया है। इसके अलावा समकालीन समय में दलित और आदिवासी विमर्श भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाशिए के समाज, दलित, पीड़ित, शोषितों ने अपनी पीड़ा और आत्मसम्मान की लड़ाई को स्वयं शब्द दिए और उनके द्वारा ही इन कहानियों की रचना जो है की गई है। इसमें पहला नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, जिनके द्वारा सलाम और घुसपैठिए जैसी कहानियां लिखी गई हैं। सूरजपाल चौहान है, जिसके द्वारा हैरी कब आएगा जैसी कहानी जो है लिखी गई है। जयप्रकाश कर्दम है, जिनके द्वारा उत्कोच नामक कहानी लिखा गया है। आदिवासी विमर्श पर भी कहानियां लिखी जा रही हैं। रणेंद्र लिखे हुए हैं गायब होता देश। हरिराम मीणा भी आदिवासी विमर्श से संबंधित ही कहानीकार हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव 20वीं सदी के प्रारंभ में एक साधारण उपदेशात्मक मनोरंजक विधा के रूप में हुआ था। गुलेरी जी ने इसे कलात्मक शिल्प प्रदान किया। मुंशी प्रेमचंद ने इसे समाज के यथार्थ और विशाल जनसमूह से जोड़ा। अज्ञे व जैनेन्द्र ने इसे मनोवैज्ञानिक गहराई प्रदान की। नई कहानी की पुरोधाओं ने इसे आधुनिक जीवन के तनाव से परिपूर्ण किया और समकालीन कहानीकारों ने इसे भूमंडलीकरण, स्त्री व दलित चेतना जैसे व्यापक सरोकारों से जोड़ करके समृद्ध बनाया। आज हिंदी कहानी अपनी विषय वैविध्य, भाषागत लचीलेपन और वैश्विक दृष्टि के कारण विश्व की किसी भी समृद्ध भाषा के कथा साहित्य की बराबरी करने में पूर्णतः सक्षम है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।